हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द, एक मिनट गाइस, working of the constituent, objective propositions, changes by the Freedom Act, committee of the Constituent Assembly, drafting committee, enforcement of the Constitution and क्रिटिज़म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब आज हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। इसके डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से लेक्चर को सुना कीजिए और देखा कीजिए, ताकि मैं भी अच्छे से लेक्चर को आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बना सकूं। एक बात कही गई है कि समय का मूल्य समय का सदुपयोग करने पर ही पता चलता है। अगर आप समय का जो मूल्य है उसका सदुपयोग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि समय क्या है। अगर आप समय का दुरुपयोग कर रहे हो तो आपका कल के दिन समय आपका दुरुपयोग कर देगी। मीन्स ये हुआ कि अगर आज आप अच्छे से स्टडी करते हो तो कल आप अच्छे पोस्ट पे कहीं होंगे, अच्छे एग्ज़ाम्स आपके निकल जाएंगे। यही अगर आप समय का दुरुपयोग कर रहे हो। नेट है आज की दुनिया में, नेट दो तरीके से काम कर रही है। एक तो एक आपको अच्छा इंसान बना सकती है, आप उस पर क्लास ले सकते हो, स्टडी कर सकते हो कुछ भी आप लोग मतलब उस पर कर सकते हो। लेकिन जब आप लोग उस पर उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो वही आपको बर्बाद कर देगी। वही आपका टाइम का क्या होगा, मिसयूज़ होने लगेगा। वो टाइम आपका मिसयूज़ होने लगे, इसलिए आप लोग टाइम का मिसयूज़ करने से कम बचो। ठीक है। अग, और एक और है कि बहुत लोगों के बच्चों के अंदर आलस होती है, उस आलस को आप लोग दूर करो थोड़ा। ठीक है। और मैं नेक्स्ट पिछले क्लास में मैं बताई थी कि कंपनी का शासन चला था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1833 का पिट्स चार्टर अधिनियम आया था, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया था, और फिर ताज का शासन आया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम था, 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम था। ये सब मैं पिछले क्लास में बताई थी। फिर है 1892 का अधिनियम था, फिर 1909 है आपका, 1909 का अधिनियम मैं बताई थी, 1919 का अधिनियम मैं आप लोगों को बताई थी। तो क्या आप लोग ये सब समझ पा रहे हो? इस पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, इसको रिवीजन किया है आप लोगों ने? जब तक आप लोग पिछले क्लास का रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको आगे की क्लास कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। 1935 का भी मैंने ये अधिनियम को बताई थी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, संघ सूचियाँ कैसे आई, राज्य सूची कैसे आई, समवर्ती सूची कैसे आई, इसको क्यों लाया गया था, ये सब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है। फिर भारत शासन का अधिनियम आया था, 1947 का आया था, वो भी मैं बता चुकी हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और इसकी गठन जो इसकी इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो कैसे हुई थी, कब आया था, और भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी थी संविधान की, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत में संविधान का जो गठन किया गया था वो 1934 में किया गया था। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन राय के द्वारा किया गया था। वो एक मतलब नेता थे, लीडर थे। उन्होंने ही जो है 1935 में भारतीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में गठन का उन्होंने मांग करा था। उन्होंने मांगा था कि हमारा देश जब अब स्वतंत्र हो ही गया है तो एक हम लोगों को भी क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ताकि हम लोग भी अपना सही से कर सके। ठीक है। और आगे जो है ये 1938 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में एक वैश्विक मताधिकार जो है, एक वैश्विक मताधिकार के आधार पर उनको जो है वो चुना गया था। क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और फिर जब ये 1940 में जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, इसी को जो है जो आया गया था संविधान में
1940 में आया था। इनको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1942 जो है 1942 में ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स जो थे, उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए जो एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश शासन के निर्माण के प्रारूप में उन्होंने प्रस्ताव के साथ भारत वो आए हुए थे उस टाइम। और फिर उन्होंने आगे दिया था। ठीक है। संविधान सभा की मांग जो हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की जो मांग हुई थी वो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 1935 में किया गया था। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? सेंड अ कैबिनेट मिशन भी लाया गया था। जब भारत में संविधान की मांग हो रही थी तब उसी टाइम भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो जो है कब किया गया था? तो नवंबर 1946 में किया गया था। नवंबर 1946 में किया गया था। और इसकी जो योजनाएं उस समय लाई गई थी उसकी कुछ मतलब विशेषताएं हैं अपनी। उस समय क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था, क्या क्या लाया गया था, क्या क्या उसमें सुधार की गई थी, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें जो टोटल संविधान में जो सीट थी, संख्या थी, वो कितनी थी? 389 उस समय सीट थी। और इनमें से जो 296 सीट जो था वो ब्रिटिश के लिए था। और फिर जो 93 सीटें जो थी, 93 जो सीटें थी वो जो था वो देसी रियासत के लिए किया गया था। अच्छा, ये जो सीट जो है लाई जो जा रही है ये टोटल अब कितनी है? अभी जो भारत में अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं और पाठ कितने हैं, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसमें देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे राज्य जो थे वो एक छोटा सा समूह बनाया गया था, क्योंकि उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीट को बांटा गया। आज आप देखते होंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सीटें बनी हुई है, गोवा का कुछ और है, यूपी का कुछ और है, और फिर बिहार के कुछ और है, पंजाब के कुछ और है। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो आपका यूपी का है। यूपी का कितना सीट है आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और बिहार का कितना है और आप मुझे ये बताओगे। ठीक है, बिहार और यूपी का। और सबसे कम जो है, सबसे कम लोकसभा में सीट किस राज्य की है वो मुझे बताओगे। तो ये जो किया जाता है, इनका जो डिवाइड जो किया गया है सीट, वो जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाता है सीट का डिवाइड। ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो 10 लाख जो लोग होते हैं वो 10 लाख लोग पे जो है सीट को डिवाइड किया गया। एक सीट जो मिलती है वो 10 लाख पे वो मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश थी वो ब्रिटिश जो प्रांत में से हो गया राज्य, जो मतलब जिस राज्य पे ब्रिटिश का कंट्रोल था उसमें कुछ सीटों का निर्धारण किया गया था, उसमें कुछ तय किया गया था। और उसमें में से 3 जो थी वो सीट, वो मतलब जनसंख्या के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। मुस्लिम है पहला, दूसरा सिख था, और तीसरा जो था वो मुस्लिम और सिख जो है उन दोनों को छोड़ करके मतलब तीसरे कोई अन्य थे। ठीक है। और फिर चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चौथे पॉइंट पे उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधित्व थे जो चुनाव में राज्य असेंबली में उनका समुदाय सदस्य के द्वारा किया गया था। और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। उस समय जो था वो जो उस समय किया गया था वो एकल मत के द्वारा किया गया था। आज भी मतलब जो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से किया जाता है। और पहले भी जो किया जाता था वो इसी तरीके से किया जाता था। जितने भी रियासती थे प्रतिनिधित्व, उनका चयन जो था वो रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता था? रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाता था।
ठीक है, इसमें बस इतना सही देखना है। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कुछ और थोड़ा सा मैं याद आ गया, मैं बता देती हूँ। ये जो चुनाव हुआ था ये जून जुलाई में, सॉरी जुलाई अगस्त में हुआ था। ये जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था। इसमें जो चुनाव हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उनकी जो सीटें थी वो 208 सीटें थी। ठीक है, 208 सीट थी, और मुस्लिम लीग की 73 सीट थी, और छोटे छोटे कुछ सदस्य थे, वो मिलाकर 15 सीट उसमें बनाया गया था। जो कि 93 सीट जो है वो नहीं भर पाया था, क्योंकि उन्होंने खुद जो है संविधान से अलग रखने का निर्णय लिया था। मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। इसमें तीन ऐसे राज्य थे जो उसमें भारत में शामिल होने से मना कर दिए थे। पहला तो गोवा है, दूसरा हैदराबाद था, और तीसरा कौन सा राज्य था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अब आते हैं संविधान का गठन जो किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन जो लाया गया था भारत में, वो कब लाया गया था कैबिनेट मिशन? वो लाया गया था 23 मार्च 1946 को। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन लाया गया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई से अगस्त में हुआ था। अब है संविधान सभा की प्रणाली, मीन्स वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरीके से वर्किंग करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस तरीके से करती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसका पहला बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। लेकिन जब ये बैठक हुआ था तो मुस्लिम लीग जो है इस बैठक का बहिष्कार कर दिए थे। उन्होंने इस बैठक को जो है अमान्य कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अलग से पाकिस्तान चाहिए। और इसकी बैठक जो हुई थी, उसमें जो है 211 मेंबर थे, 211 उसमें मेंबर थे जो हिस्सा लिए थे। और फ्रांस की तरह भी जो है जिस तरीके से फ्रांस का संविधान में बना था उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसे वरिष्ठ सदस्य थे, जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको जो है वो अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अस्थायी सदस्य किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। फिर बाद में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में किनको चुना गया था? अस्थायी सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। फिर डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे वो सभा का उपाध्यक्ष थे। वो कौन थे? वो उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दोनों जो थे वो उपाध्यक्ष थे, उनको उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। इसका ये आप ऐसे कह सकते हैं कि दो उपाध्यक्ष थे। आज भी आप लोकसभा में देखेंगे या राज्यसभा में देखेंगे, उसमें एक उपाध्यक्ष होता है और उसमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो चेयरमैन आज के कौन है लोकसभा के चेयरमैन कौन है? ओम बिरला है। उद्देश्य प्रस्ताव फिर लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव प्रोपोजिशंस, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो वो 13 दिसंबर को लाया गया था। वो कब लाया गया था? 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1942 को, 22 जनवरी 1943 को, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को। तो आपको टिक किस में करना है? 1947 में आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था इसकी भी कुछ विशेषताएं थी। ये पेश करा क्यों गया था? ये क्यों किया गया था? ये क्या मतलब था इसका उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का? ये जो संविधान जो पेश किए थे, संविधान सभा भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषणा करने के लिए लाया गया था। भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करने के लिए लाया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित
करने के लिए लाया गया था, और दूसरा भविष्य में प्रशासन किस तरीके से चलाया जाए, तो वो संविधान के निर्माण की घोषणा करने के लिए लाया गया था। आज जो हमारा प्रशासन चल रही है, वो जो चल रही है वो कैसे चल रही है, वो पहले भी तो लाया गया होगा, कैसे लाया गया, ये किसकी देन है। तो ये सब जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। जो ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र हैं, उनको भारतीय राज्यों में शामिल तथा सभी क्षेत्र में से बाहर रखने का उनको अपना दे दिया गया था। मतलब ये कहा गया था कि जो भारत में शामिल होना चाहता है वो भारत में शामिल हो जाए, जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता वो भारत में शामिल नहीं हो, वो भारत से बाहर भी रह सकता है। तो ये सब निर्धारण जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत ऐसी बातें थे जो कि इम्पोर्टेंस आज के कंटिन्यू लाइफ में जो चल रही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत संप्रभु स्वतंत्र भारत की जितनी भी शक्तियाँ थी, वो प्राधिकार जो था, इसके अभिन्न अंग और सरकार के अंग सभी प्रकार की जो थी वो घोषित जनता में होगी। ये भी उस टाइम ये बताया गया था, जो भी शक्तियाँ होगी भारत की वो किस में होगी, वो जनता में होगी। आज आप लोग देखते होंगे कि जो भी मतलब सरकार को चुना जाता है, वो चाहे पीएम हो, सीएम हो, वो कौन इलेक्ट करती है, वो जो है जनता के द्वारा उनको चुना जाता है और फिर उनको लाया जाता है। तो हम अपना सरकार कौन चुन रहे हैं, हम खुद चुन रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यही कहा गया था कि जो भी शक्तियाँ होगी, जो भी शक्ति होगी, वो किसके हाथ में होगी, वो जनता के हाथ में होगी। और फिर भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, जो कानून है उसके सामने सभी को समान तरीके से कानून के तहत उनको न्याय मिलनी चाहिए। फिर विचार और अभिव्यक्ति, ये विचार और अभिव्यक्ति जो आर्टिकल्स 19 के तहत हमें मिलता है कि हम अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, भ्रमण हो गया, संगठन बनाने की होगी, ये सब की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब आपका उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। कब लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था कि कोई भी जो व्यक्ति है उनको जो है बोलने की स्वतंत्रता हो, अपना व्यक्ति विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। जैसे कि मैं कोई एक कंपनी बनाना चाहती हूँ, तो वो कंपनी में भी कुछ संगठन बनेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ इकट्ठा लोग बैठेंगे, तो ये सब जो है आपको एक संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता मिलती है। वो सारा उद्देश्य प्रस्ताव में किस में लाया गया था? वो उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। जो अल्पसंख्यक थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, उनको जो है सुरक्षा दिया जाएगा। आप असम के लोगों की जो है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, ये सब के जो लोग हैं उनकी कल्चर जो है, उनकी संस्कृति ये सब अलग अलग है। इसीलिए वहाँ पे हर लोग घूमने नहीं जाता है, या फिर बिना परमिशन का कोई घूमने या फिर पूर्ण तरीके से बसने, वहाँ पे व्यापार करने नहीं जाता। उनको एक कार्ड जो है लेना पड़ता है, उनको परमिशन लेने पड़ती है, तब जा कर के लोग असम वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ के जो वहाँ की जो जनजातियाँ थी, जो लोग हैं, उसके कल्चर जो है वो अलग है। मैप में आपको मैं दिखाती हूँ, ये असम कहाँ पे है, 1 मिनट वेट। असम जो है यहाँ पे एक छोटा सा है आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे अभी आपका असम है। अभी असम और मिज़ोरम में जो है डिस्प्यूट, विवाद चल रहा है। वो विवाद किस लिए चल रहा है, ये करंट अफेयर्स का है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी यही असम 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 और मिज़ोरम में विवाद चल रहा है, वो किसको लेके चल रहा है आप मुझे बताएंगे। असम जो है आपका इस साइड में है, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ईस्ट साइड में जो है आपका असम है। ये सब के लिए जो है लाया गया था।
जो भी उनको सुरक्षा दिया जाएगा वो सब उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। जो अल्पसंख्यक थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, उनको जो है सुरक्षा देना उद्देश्य प्रस्ताव में सब प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और संघ की एकता को बनाए रखने के लिए और उसके क्षेत्र में जो है समुद्र है, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान भी किया जाएगा, ये सब जो है इसमें घोषणा किया गया था। और जो भी प्राचीन भूमि थी, जो मतलब इधर जो आपका हड़प्पा सभ्यता, वो मैं हिस्ट्री के पोर्शन में बताऊंगी। जो इधर हड़प्पा सभ्यता है, आज भी आपका गुजरात में धौलावीरा है, गुजरात में भी धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। वो कितने नंबर पे मिला है आपको दर्जा? करंट अफेयर्स तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट मैं अभी बता रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। 39 जो है आपका वो रंपा मंदिर को मिला है। रंपा मंदिर को जो है आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और अभी 40 नंबर का जो है 14 में जो है आपको मिला है धौलावीरा को। धौलावीरा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और 14th का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा धौलावीरा को मिला। ये पूछे ना पूछे, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि इसका स्थानीय नाम क्या है। तो इसका स्थानीय नाम कोडब्बा टिब्बा, ठीक है, कोडब्बा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है। वो आप अच्छे से दिमाग में थोड़ा रख लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको आ जाए तो आप उसमें फंसे नहीं। एक बात है कि आप लोग एक अपना गोल, एक प्लान तय कीजिए ना कि मुझे करना क्या है। और जब तक एक गोल या प्लान तय नहीं होगा तब तक आप लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक हमारा एक प्लान मतलब तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। वो प्लान बनाओ और उस पर जम के लग जाओ कि मुझे अगर एसएससी निकालना तो मैं एसएससी ही निकालूंगा, अगर मुझे रेलवे निकालना तो मैं रेलवे ही निकालूंगा, अगर मुझे बीपीएससी निकालना या स्टेट पीसीएस निकालना तो मैं स्टेट पीसीएस ही निकालूंगा। इधर उधर कभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नेट का दो तरीके से यूज़ होता है। आप उसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हो और उसको आप बुरे तरीके से भी कर सकते हो। और निर्भर आप पे करता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो प्राचीन भूमि थी ना, वो उसके ऊपर जो ये अधिकार और उचित जो स्थान है वो दिलाएगा, वो उद्देश्य प्रस्ताव में घोषणा किया गया था। क्योंकि भारत की जो धरोहर थी, ये धरोहर जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का, ये इसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। उस समय जो खुदाई में बहुत सारे नगर मिले थे, उन सबको भी जो है सुरक्षित रखा जाएगा। ये सब जो है उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। ये 22 जनवरी 1946 को पूरी तरीके से ये स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद जो है ये काफ़ी हद तक मतलब कह सकते हैं कि ये प्रभावित किया था ब्रिटिश सरकार को, ये काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन करने की भी लाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है वह स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, चेंजेस ऑफ द फ्रीडम एक्ट, चेंजेस बाय द फ्रीडम एक्ट, ठीक है। इसको आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। संविधान सभा जो है ना, ये खुद को अलग रखने वाला देसी रियासत के जो प्रतिनिधि जो थे, उनको ये धीरे धीरे शामिल होने लगे थे। इसमें जो राज्य नहीं शामिल हुई थी भारत में, वो अब यहाँ से जो है धीरे धीरे शामिल होने लगे थे। तो 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य जो है वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। जो प्रतिनिधि सभा थे, पहले भारत की जो है सभाएं वो नहीं बन रही थी। तो इसमें जो है 28 अप्रैल 1947 को जो है यहाँ से 6 राज्य जो है उस समय इसमें सम्मिलित होने लगे थे। फिर 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश किया गया माउंटबेटन योजना। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताई थी कि जो माउंटबेटन योजना जो लाया गया था वो कब लाया गया था, वो 3 जून 1947 को लाया गया था, ठीक है। जो कि मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया था और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में
तीन परिवर्तन किए थे। तो वो तीन परिवर्तन कौन कौन से था, वो परिवर्तन देख लेते हैं। तो वो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, उन्होंने तीन परिवर्तन किए थे। पहला परिवर्तन वो ये किए थे, पहला परिवर्तन जो था, पहला परिवर्तन वो ये किए थे कि जो सभा है, वो सभा को पूरी तरीके से एक संप्रभु सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, जो कि स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो तो एक अलग अलग हो गए थे। तो भारत का तो अपना संविधान बना था और पाकिस्तान का अपना संविधान बना था। उसमें ये भी घोषणा किया गया था भारत को कि आप चाहे तो किसी भी देश से संविधान ले सकते हैं। तो संविधान में बताई थी कि संविधान लिए और डायरेक्ट भारत के संविधान में रख दिए, ऐसा तो नहीं किए थे हम लोग। उसको कुछ मॉडिफाई भी किए थे, मॉडिफाई करके उसके बाद हमारे भारत के संविधान में रखा गया था। तो इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाया गया किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने ये कहा कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है वो आप तो लागू कर सकते हैं या फिर उसको समाप्त कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके से छूट दिया जा रहा है, और हमारा जो कंट्रोल है वो अब भारत पर से ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने ये परिवर्तन करा कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। संविधान सभा जो है एक विधायिका भी बन गया था। मतलब ये कह सकते हो आप कि दो अलग अलग काम सौंपा गया था। इसमें दो अलग अलग काम सौंपा गया था। पहला काम ये सौंपा गया था कि एक स्वतंत्र राज्य के लिए स्वतंत्र राज्य के कानून बनाए, ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य के लिए कानून बनाए। और दूसरा ये सौंपा गया था कि देश के लिए आम कानून लागू करना, मतलब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा था कि देश के लिए आम कानून लागू करना। इस तरीके से दोनों काम जो था वो अलग अलग दिन में हो रहा था, अलग अलग तरीके से हो रहा था। संविधान सभा जो थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बना था। संविधान सभा जो थी, कहेगा भारत की पहली संसद कौन बनी थी, भारत की पहली संसद कौन बनी थी, तो भारत की पहली संसद जो थी वो संविधान सभा बनी थी। कौन बनी थी, तो वो संविधान सभा बनी थी, ठीक है, वो संविधान सभा बना था, जो कि अलग अलग कार्य के लिए किया गया था। इस प्रकार से जो है मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हो कि संविधान सभा जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। जब भी मतलब संविधान का बैठक होता था तो उसमें जो है अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे बैठक। लेकिन जब विधायिका के तौर पे किया जाता था तो वो जीवी मावलकर जो थे वो करते थे बैठक। और संविधान सभा जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है दिन तक रूप में जो ये कार्य करता रहा था। और फिर इस समय तक संविधान निर्माण कार्य हो चुका था। मतलब 26 नवंबर 1949 तक जो है ये संविधान का कार्य एक तरह से पूरा हो चुका था। तीसरा परिवर्तन क्या किया था कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ठीक है। ये मुस्लिम को जो है छूट दिया गया था, उनको राइट दिया गया था कि मुस्लिम लीग जो है वो भारत में अगर शामिल होना चाहते हैं तो भारत में रह जाए, भारत में अगर शामिल होना चाहते हैं तो भारत में रहे, अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहे। तो वो उस समय दिया गया था। इसीलिए ना अभी नागरिकता अधिनियम लाया गया था। इसमें बहुत सारे नागरिक को जो है दो तरीके की नागरिकता मिल रही थी। एक तो वो पाकिस्तान का भी नागरिकता मिल रहा था, अफगानिस्तान का भी, जो अफगानिस्तान के थे वो अफगानिस्तान का भी मिल रहा था, जो बांग्लादेश के थे उनको बांग्लादेश का भी मिल रहा था नागरिकता, और दूसरी उनको भारत का भी नागरिकता मिल रहा था। तो उनको एक नागरिकता देने के लिए ही सीए लाया गया था, सिटीजन एक्ट जो है आपका, ठीक है। संविधान सभा जो है यहाँ से फिर जो है अलग हो गया था। और फिर इसी के वजह से जो है 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय किया गया था कि जो सदस्य की संख्या होगी, जो सीट होगा वो 389 सीट के बजाय जो है वो 299 तक होगा। और जो प्रांतीय जो थे वो औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की जो सदस्य थी, जो संख्या थी वो 296 से 229 तक हो गया था। उस समय जो हुआ था किसमें, 229 में वो हो गया था, मतलब घट गया था, जो मेंबर थी वो मेंबर घट गया था। फिर 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता के अध्याय के अंतर्गत जो है मतलब ये बताया गया था, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा देख लेते हूँ हम लोग, ये जो
राष्ट्रीय ध्वज वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग जो है वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब संविधान जब बनी है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें जो है वो परिवर्तित किया गया था। मतलब उसमें जब संविधान सभा का जब संविधान सभा जो है जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य थे। तो उस कार्य को करने के लिए जो है समिति का गठन किया गया था। जो 8 जो है वो सबसे बड़ी समिति थी और इसमें 13 जो है वो छोटी समिति थी। तो इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो इससे क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है। जो संघ शक्ति है उसकी जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जो संघीय संविधान के समिति थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। फीडर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है। फिर है राज्यों के लिए समिति, कमेटी फॉर द स्टेट्स, वो भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति कौन बने थे? वो सरदार पटेल बने थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी जो बने थे वो सरदार पटेल बने थे। फिर है आपका प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग का काम किए थे वो डॉक्टर VR अम्बेडकर किए थे। भीमराव अम्बेडकर जो उन्होंने किया था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो सरदार पटेल को बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरीज कमेटी फॉर minorities एंड ट्राइबल्स एंड एडुकेटेड एरिया, ये सब के लिए जो बनाया गया था वो सरदार पटेल को बनाया गया था। फिर प्रक्रिया नियम समिति जो थी वो प्रोसीड्यूर्स रूल्स कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष के रूप में लाया गया था। फिर है संचालन समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो है वो 13 सबसे बड़ी समितियां थी। 13 सबसे बड़ी समिति कौन थी? तो वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें जो मतलब वित्तीय कर्मचारी थी, जो स्टाफ थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर प्रत्यायक समिति के जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। और जो सदन समिति के थे वह बी पिटाम्बी सीतारमैया थे। ठीक है। वो कौन थे? बी पिटाबी सीतारमैया थे। फिर जो संचालक समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर KM मुंशी थे। फिर संविधान सभा के कार्य के लिए जो समिति थे वो GV मावलकर थे। ठीक है। ये जो है समिति के जो अध्यक्ष थे इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लेंगे। फिर इसके बाद जो लाया गया था वो प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति जो है वो कब लाया गया था? वो लाया गया था 29 अगस्त 1947 को लाया गया था। और इसके भी जो है अध्यक्ष थे, इनकी भी 7 सदस्य थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें बनाना भूल गई थी, आप लोग लिख लेंगे। 7 इनकी जो सदस्य थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरे N गोपालास्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। और 5वां जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और छठा जो थे वो N माधव थे। कौन थे? वो एन माधव राव थे। और 7वां जो है वो TT कृष्णमाचारी जो थे वो बने थे। ठीक है। और संविधान जो संविधान बना था हमारा वो प्रभाव में कैसे आया था? मतलब वो आया पूरी तरीके से कैसे? तो 4 नवंबर 1948 को जो है संविधान का अंतिम प्रारूप था। एक ऐसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान का अंतिम प्रारूप जो था वो कब तक था? 4 नवंबर 1946, 4 नवंबर 1947, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1949। तो 4 नवंबर 1949 में आपको टिक करना है। ठीक है। उसके ठीक 5 दिन के बाद 9 नवंबर 1948 को जो है मतलब वो चर्चा किया गया था। और दूसरा बार जो है वो 15 नवंबर 1948 को विचार होने के लिए भेज दिया गया था। इस तरीके से जो संविधान जो है आपका वो खंडवार विचार किया गया था। और 27 अक्टूबर 1949 तक ये जो है आपका चर्चा चलता रहा पूरी तरीके से। ठीक है। फिर तीसरा बार जो संविधान है वो कब
मतलब विचार में लाया गया था, विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो 13 नवंबर 1949 को ये लाया गया था, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने कहा था द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव जो है ये पेश कर दिया गया था, संविधान जो है वो प्रारूप पर पेश किया गया था और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति को पास किया गया था। पास कब किया गया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति को घोषित कर दिया गया था, उस समय पास कर दिया गया था। और जो भी मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या सदस्य थे, उन लोगों ने इस पर सिग्नेचर करा था। ठीक है, फिर सभा में जो उस समय में प्रारूप समिति की जो सभा थी, उस समय जो सदस्य थे वो 299 थे। कितने थे? वो 299 थे। और उस दिन जो है 284 कहा गया है ऐसा, मैं पढ़ी थी, अभी मुझे थोड़ा याद आ गया तो मैं बता देती हूँ कि उस दिन जो है तो 284 जो है सदस्य उस दिन प्रेजेंट थे वहाँ पे। और शायद उस दिन हल्का हल्का थोड़ा सा बारिश हो रही थी, जो कहा गया था कि बारिश होना ये शुभ संकेत देता है। ठीक है, जो ये पूरी तरीके से संविधान को अपनाया गया था, वो कब अपनाया गया था? संविधान को पूरी तरीके से कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान को अपनाया गया था, जिसमें अनुसूची जो थी वो कितनी थी? अनुसूची जो थी वो 395 अनुसूची थी, अभी 465 है, आप देख लेंगे। और 8 जो है अनुसूचियाँ थी, 8 जो है अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 भाग थे। ठीक है, अभी भाग और अनुसूची जो है और अनुच्छेद सब बढ़ गए हैं। प्रेजेंट में कितने अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद है और कितने भाग हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिर ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने सभा के संविधान के प्रारूप समिति को वो रखे थे और फिर जो है इस संविधान को पास कर दिया गया था। आज जो है भारत के संविधान के पिता जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब भीमराव अंबेडकर का छुआ हुआ पानी नहीं किसी को पीने दिया जाता था, और मतलब एक उनके साथ जाति पाति धर्म का विभेद किया जाता था, मतलब उनको एक अलग थलग से रखा जाता था। ऐसा मतलब ये मतलब बताया गया है कि वो जब प्यास लगा था उनको स्कूल में, जब वो पानी पीने के लिए घड़ा के पास गए तो उनका छुआ हुआ घड़ा भी तोड़ दिया गया था। तो वो एक छोटे से कास्ट के थे और उनको जो है अलग रखा गया था। और जब वो मतलब इस चीज़ को ठान लिए कि मैं इस चीज़ को करूँगा, मैं जाति पाति धर्म को हटाऊँगा, और फिर वो जब किए इसमें अपनी गहराई को, एक डिप्थ को नापे, तो आज वही एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल बने जो भारत संविधान के पिता कहलाएं। तो कभी भी ये आप लोग मत सोचिए कि मेरे लिए ये काम छोटा है या मेरे लिए ये काम बड़ा है। देखिए, अगर आप लोग ठान लेंगे कि मुझे ये करना है तो वो करना है, वो निश्चित रूप से होगा आपसे, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो वो आप लोग कर सकते हो। कहा जाता है ना कि हर सिक्का का दो पहलू होता है, ठीक, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। उसी तरीके संविधान को जब बनाया गया था तब उस समय संविधान का आलोचना भी किया गया था। जब ये आलोचना किया गया था ना, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, वो मैं बता देती हूँ। मतलब इसमें कहा गया था कि प्रतिनिधि सिस्टम जो है वो नहीं थी। मतलब इसमें जो आलोचना जो कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान बना है उसमें प्रतिनिधि सभा नहीं है, और इसका जो सदस्य चुना गया था वो भारत के लोगों के वैश्विक मताधिकार के द्वारा नहीं चुना गया था, वो उसके आधार पे नहीं चुना गया था। इसमें सिर्फ जो है वकील जो थे, वो एडवोकेट जो थे, वो सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। फिर दूसरा कहा गया था कि संप्रभुता का अभाव है। मतलब जो आलोचना करने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि भारत संविधान सभा एक संप्रभु सिस्टम नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। ये बात भी सच है, क्योंकि जब प्रस्तावना लाया गया था तब उसमें में ब्रिटिश सरकार तो कही थी ना कि आप मेरे कानून को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा आप वो कीजिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश सरकार का ही हमारे देश पे कंट्रोलिंग था, तो उन्होंने ये कहा था। फिर दूसरा मतलब तीसरा जो है ये कहा गया था कि समय का बर्बादी है। मतलब संविधान सभा ने इसके निर्माण की ज़रूरत का मतलब ज़्यादा समय ले लिया गया था। जब संविधान बना था ना, तो उसमें ज़्यादा समय लिया गया था। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि संविधान को बनने के लिए कितना समय लिया गया था? हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी।
कांग्रेस का प्रभुत्व इसमें ज़्यादा था, क्योंकि जो कांग्रेस थी ना उसका इसमें वर्चस्व ज़्यादा देखा गया था। वकील जो थी उनकी राजनीति भी बहुत ज़्यादा देखा गया था। फिर हिंदू जो थी उसका प्रभुत्व इसमें थोड़ा ज़्यादा देखा गया। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व ज़्यादा था। लॉर्ड विस्काउंट जो है उन्होंने हिंदू का सिस्टम कह दिया था इसको। इस प्रकार से आप विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, और ये आज का लेक्चर यहीं तक मैं रखने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।